संघर्ष ही जीवन है, आलस्य मृत्यु है, लगातार कोशिश उसका साधन है और मानवता का शिखर उसका उद्देश्य। नमस्कार दोस्तों, मैं एके सिंह और मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आज भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम हिस्ट्री की थोड़ी सी भूमिका को जानेंगे कि किस तरह से हिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री आप जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कंपटीशन में जनरल स्टडी के 4 पिलर सब्जेक्ट होते हैं। 4 पिलर सब्जेक्ट की बात करता हूं मैं, तो वो सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे हमारे? उन सब्जेक्ट में होते हैं हमारे जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और आपकी एक चौथी हिस्ट्री ही होती है जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। और इसमें क्या आ जाता है? आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन है वो हिस्ट्री में ही आ जाता है। तो आप अगर ये देखोगे, जनरल स्टडी के जो 4 सब्जेक्ट दिए हैं मैंने मेंस, इन सब्जेक्टों को अगर मैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री से ही उत्पत्ति हुई है। क्योंकि जब भी मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ तो हिस्ट्री में किस किस चीज़ की बात होती है आप देखोगे तो हिस्ट्री में बात होती है हमारे किसी भी राजवंश या किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थान की पॉलिटी की बात होती है, उनका राजनीतिक क्षेत्र कैसा था, उनका ज्योग्राफी क्षेत्र की बात होती है, उनकी इकोनॉमी की बात होती है और उनके आर्ट एंड कल्चर की भी बात होती है। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि हिस्ट्री में ही इन सारे सब्जेक्टों की बात होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जनरल स्टडी के सभी सब्जेक्ट हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिस्ट्री से ही हुई है। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री ही आपका क्या है कि हिस्ट्री मदर है सभी सब्जेक्टों की। हिस्ट्री ज्ञान की खान है। हिस्ट्री में गीता, हिस्ट्री में गांधी और हिस्ट्री ही आपकी सफलता की शान है। क्योंकि जब भी आप सफल होते हो किसी भी एग्जाम में तो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री ही जानी जाती है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आपने क्या क्या तैयारी की, किस तरह से तैयारी की। तो ये सारे पार्ट आपके क्या है, आपकी खुद की हिस्ट्री में आ जाते हैं। इसलिए अगर तो आप इतनी बात यहाँ पे समझे होंगे कि हिस्ट्री से ही हमारे 4 पिलर सब्जेक्टों की उत्पत्ति हुई है। अब बात करता हूँ, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि हिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो देखो, जब शिक्षण की बात होती है, शिक्षण मतलब जब से पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, तो पढ़ाई लिखाई शिक्षण का मतलब होता है मानवीय चेतना को प्रशिक्षित करना। क्या होता है? मानवीय चेतना को प्रशिक्षित करना। तो सबसे पहले जो चेतना का सब्जेक्ट था वो था दर्शन शास्त्र। क्या था? दर्शन शास्त्र। तो सबसे पहले एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था, दर्शन शास्त्र, और दर्शन शास्त्र से ही सारे सब्जेक्टों की उत्पत्ति हुई है। इससे पहले मनोविज्ञान निकला, फिर दूसरे साहित्य के सब्जेक्ट निकले और उससे हिस्ट्री निकले, और हिस्ट्री से ही हमारे जनरल स्टडी के सभी सब्जेक्ट निकले हुए हैं। इन्हीं जनरल स्टडी के सब्जेक्ट पे आपका कंपटीशन, कोई भी एग्जाम टिका हुआ है। अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो आपको जनरल स्टडी के ये सब्जेक्ट अच्छी तरह से आने ही चाहिए, तभी हम आगे की बातें कर पाएंगे। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। आगे बढ़ने से पहले अब हम बात करेंगे कि हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री की डेफिनेशन, तो हिस्ट्री की डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सारे इतिहासकार हुए महान। उन इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से हिस्ट्री को समझाने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सबसे पहले एक इतिहासकार हुए E.H. कार। E.H. कार की बात कर लेता हूँ। ये ब्रिटेन के इतिहासकार हैं। इन्होंने क्या कहा था इतिहास के बारे में? इनसे जब पूछा गया कि सर इतिहास क्या है, तो इन्होंने क्या कहा कि इतिहास क्या है? इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है। इस तरह से डेफिनेशन दी किसने? E.H. कार ने। दूसरे एक वैज्ञानिक हुए आयरलैंड के, आयरिश इतिहासकार हैं, जिनका नाम क्या है? J.B. ब्यूरी। क्या नाम है? J.B. ब्यूरी। J.B. ब्यूरी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इतिहास क्या है? इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। उन्होंने इतिहास को क्या कहा? विज्ञान कहा, न कम न अधिक। बिल्कुल ये धारणा है। आजकल आपने देखे होंगे इतिहास के संबंध में कॉमन धारणा स्टूडेंट में बनी हुई होती है कि इतिहास रटने का सब्जेक्ट है। तो मैं इस बात से बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट करता हूं इस बात को कि इतिहास पूरी तरह से रचने का सब्जेक्ट नहीं है। इतिहास किसका सब्जेक्ट है? इतिहास समझने का सब्जेक्ट है। अगर आपने इसको समझा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतिहास की अच्छी है क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में, तो आपको इतिहास इतना बोझिल सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसमें सब कुछ होता है। एक और हमारे वैज्ञानिक की बात कर लेते हैं। वो हुए थे बेल्जियम के, हुए थे हेनरी पेरेन।
कौन हुए थे? हेनरी प्रेन। हेनरी प्रेन से पूछा गया इतिहास के बारे में कि इतिहास क्या है, तो उन्होंने कहा था कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों और उनके उपलब्धियों की कहानी है। क्या कहा? समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्य और उनकी उपलब्धियों की कहानी है। ये बात बिल्कुल भी सही है कि इतिहास में हम कहानियां ही ज्यादा पढ़ते हैं, और कहानियों के रूप में अगर आपने इतिहास को पढ़ा है तो आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे भी आप इतिहास को देखोगे तो इतिहास में हिस्ट्री जो वर्ड है, इसमें एक स्टोरी छिपा हुआ वर्ड है। आप देखोगे तो क्या छिपा हुआ है? हिस्ट्री में एक स्टोरी छुपी हुई है। तो हम क्या पढ़ते हैं? स्टोरी के रूप में इतिहास को अच्छे से समझ सकते हैं। इतनी बात तो हो गई इतिहास की। तो इतिहास को अगर मैं पूछूं आपसे इतिहास क्या है, तो इतिहास क्या है? किसी भी राजवंश, किसी भी स्थान या किसी भी समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास है। ठीक है। अब बात होती है कि इतिहास को पढ़ा क्यों जाए, पढ़ाया क्यों जाता है। कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, आईएएस से लेके आप कांस्टेबल तक आओ, तो इतिहास को क्यों पढ़ाया जाता है? कुछ लोग कहते हैं इतिहास का मतलब, इतिहास को पढ़ने का मतलब है मरे मरे मुर्दों को खोदना। तो मरे मुर्दों को खोदना, हम जो चीज हो चुकी है हम उसको क्यों पढ़े? लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास का उद्देश्य होता है कि जो इतिहास पढ़ने का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि वर्तमान पीढ़ी को प्रशिक्षित करना और भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन करना। ये इतिहास का मतलब होता है, जिससे कि हम अच्छे से अच्छे निर्णय ले सकें। इसी वजह से हम इतिहास को पढ़ते हैं। अब बात, आपको दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए कि इतिहास है क्या और इतिहास को हम पढ़ते क्यों हैं। अब बात कर लेता हूँ, हमको यहाँ पढ़ना क्या है? हमको यहाँ पढ़ना है भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास, नो डाउट दोस्तों, कि इतिहास एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। अगर आप इसके इसके आंकड़ों में अगर आप खो गए तो आपको ये ऐसा घुमा देगा कि आप इसे कभी नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन आपको सिस्टमेटिक तरीके से इसको पढ़ा तो इसको आसानी से पढ़ेगा, आसानी हो जाएगी आपको किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए। बहुत आसान होता है। और कंपटीशन ज़्यादातर तुम्हारे जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, और ऑप्शनल कंपटीशन की एक पहचान होती है कि वहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है। अगर आपको समझ है तो उस दिए हुए आंसर में से आंसर आपको निकालना है। इतनी छोटी सी बात है, फिर तो कोई बड़ी बात रह नहीं जाती जब आंसर आपको गिवन है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपने इतिहास को अच्छे से समझा नहीं है। तो भारतीय इतिहास की अब आगे बात कर लेता हूँ। तो आगे बात करते हैं हम, तो इतिहास की बात करते हैं। सबसे पहले इतिहास को पढ़ा कैसे जाए। तो देखो, इतिहास को पढ़ने के लिए, इतिहास हमेशा एक डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट रहा है। इतिहास के ऊपर आज भी आप टीवी चैनलों पर देखेंगे तो बहस चलती रहती है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। लेकिन हमें यहाँ कंपटीशन के लिए एग्जाम पास करना है, और एग्जाम पास करने के लिए हम किसके आधार पर इतिहास पढ़ते हैं? एनसीईआरटी के आधार पर। एनसीईआरटी के आधार पर टोटल इतिहास हमारा पढ़ा जाता है। तो एनसीईआरटी को इतिहास पढ़ने के सोर्स होते हैं हमारे। तो इतिहास पढ़ने के 3 सोर्स होते हैं। सबसे पहला जो सोर्स होता है वो होता है पुरातात्विक शोध। क्या होता है? पुरातात्विक। पुरातात्विक शोध, जिसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कोलॉजिकल जो सोर्स होते हैं हमारे, वो होते हैं पुरातात्विक शोध। इनमें आते हैं आपके सिक्के, कॉइन्स, स्मारक, मेमोरियल्स, आपके अभिलेख होते हैं, इनक्रिप्शंस। ये सारे जो हमें कहीं पे मिलते हैं, कहीं भवन बने हुए हैं, स्टैच्यू, मूर्ति वगैरह हैं, उनसे हम पुराने जो हम देखते हैं, आज भी हमारे यहाँ लाल किला है, ये सब क्या है? ऐतिहासिक हमारे क्या है? पुरातात्विक स्रोत हैं। इनसे हमें, इनके ऊपर लेख लिखे हुए होते हैं, जिनसे हम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। और दूसरा एक हमारा बात होती है, दूसरा सोर्स, दूसरे किसी सोर्स की बात करता हूं, तो दूसरा एक ये सोर्स होता है आपका, क्या होता है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। साहित्यिक स्रोत में आते हैं आपके जैसे वेद, रामायण, कोई भी पुस्तक, कोई भी चीज जो साहित्य के रूप में अवेलेबल है। ये सारी की सारी चीजें कहाँ होती हैं कि हमें साहित्य के रूप में, उस जिस जमाने में वो जिस साहित्य लिखा गया है, जैसे कालिदास का साहित्य है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, को सुना होगा आपने, कालिदास जी का है। तो इससे क्या मिलता है? हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। इस सारी जो जानकारी है साहित्यिक रूप में जो हमें इतिहास मिलता है, तो ये हमारे दूसरे प्रकार के सोर्स होते हैं इतिहास को पढ़ने के लिए। वो कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे साहित्यिक स्रोत। और तीसरा एक स्रोत होता है हमारा विदेशी विवरण। क्या होता है दोस्तों? विदेशी विवरण।
विदेशी विवरण, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? फॉरेन डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। फॉरेन डिस्क्रिप्शन में क्या होते हैं, कुछ ऐसे यात्री होते हैं जो विशेष कालखंड में उन्होंने हमारे देश की यात्रा की और फिर उन्होंने यहाँ से जाने के बाद भारत के बारे में अपने यहाँ के लोगों को समझाने के लिए कुछ लिखा, कुछ पुस्तकें लिखी। तो वो पुस्तकें हमारे ही इतिहास को बता रही हैं, इंडिया के इतिहास को बता रही हैं। जिस तरह से इंडिका, आपने नाम सुना होगा इंडिका का, किसने लिखी थी? मेगस्थनीज। कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था मेगस्थनीज। एक आपने सुने होंगे, एक मशहूर इतिहासकार हैं आपके, हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस की बात कर लेता हूं। कहाँ के हैं? ग्रीक के। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? इतिहास का पिता। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका नाम की इनकी एक बुक लिखी इन्होंने। इसमें, उस बुक में इन्होंने ग्रीक और जो भारत के बीच जो युद्ध हुए थे, उन युद्धों का क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था, अच्छे से दिया था। इस वजह से सर्वप्रथम इन्हीं को इतिहास के माना जाता है कि यही इतिहास के क्या है? पिता हैं। हेरोडोटस की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो विदेशी विवरणों से भी हमें क्या मिलता है? हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। रेहला नाम का इब्न तूता आए थे, कुतुबुद्दीन इब्न तूता आए थे तुगलक, बिन तुगलक के समय में। तो उन्होंने रेहला नाम का एक ग्रंथ लिखा था। उस रेहला ग्राम के ग्रंथ में हमें क्या है? उस जमाने की सल्तनत काल के बारे में भारत की जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। तो इस 3 तरह के सोर्स होते हैं इतिहास को जानने के लिए। इस सोर्स आपको समझ में आ गए होंगे कहाँ से किस तरह से हम इनको पढ़ते हैं। अब बात कर लेता हूं मैं थोड़ी सी, इतिहास को जब आगे पढ़ेंगे तो हम अब बात करते हैं कि इतिहास को जब इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। और क्लासिफिकेशन करता हूं मैं सबसे पहले भारतीय इतिहास का। उस क्लासिफिकेशन के आधार पर हम इतिहास, आपकी एक समझ आपको विकसित होगी। उसके बाद हम एक एक काल को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे तो आप अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा आपको कि इतिहास को किस तरह से पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने इतिहास को 3 बड़े बड़े कालों में बांट दिया है। 3 किन में का बांटा है? 3 बड़े बड़े कालों में इतिहास को बांट दिया है, जिसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। इन कालों में मैंने इतिहास को क्या है? बांटा है। किस आधार पर बांटा है आप इस चीज को समझ लेंगे। क्योंकि जो हमारा जो प्राग ऐतिहासिक बात काल की बात करता हूं मैं, तो इस काल के क्या है, कुछ साक्ष्य तो हमारे पास हैं, लेकिन मानवीय जो इतिहास का एक बात और, कि इतिहास का जो मूल बिंदु होता है वो मानव होता है। एक बात ध्यान में, मानव समाज होता है। हम इतिहास मानव के ही परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतिहास जो मानवीय, जहाँ पे जो मानवीय सभ्यता थी प्राग ऐतिहासिक काल की, उनके बारे में कोई प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हमारे पास नहीं बनता है। कुछ हमें साक्ष्य मिलते हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर हम उस काल का भी निर्धारण अच्छे से नहीं कर पाते। दूसरा होता है आदि ऐतिहासिक काल। इसमें हमारी मानवीय सभ्यता के बारे में तो हमें पता होता है कि मानवीय समाज किस तरह से जीवन यापन करता था उस जमाने में, क्या व्यवस्थाएं थी, लेकिन इसके काल के बारे में डिस्प्यूटेड रहता है। नई नई खोजें होती रहती हैं और इनका काल हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। ऐतिहासिक काल की बात करता हूं तो इसमें हिस्टोरिकल पीरियड है। ये पूरी तरह से क्या होता है? वेल डिफाइंड इतिहास होता है। यहाँ से हमें प्रॉपर तारीखों के साथ हमें इतिहास की जानकारी होती है कि कौन सी सन में कौन सी राजा ने, कौन सी डेस्टिनी ने कहाँ पर राज किया था। तो ये हो गया हमारे 3 बड़े बड़े मैंने आपको डिवीजन दिखाए हुए हैं। तो इसमें देखेंगे अज्ञात से लेके 2500 बीसी तक का काल होता है हमारा प्री हिस्टोरिकल काल, और 2500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का काल होता है हमारा प्रोटो हिस्टोरिकल काल, और हिस्टोरिकल काल में आता है 600 बीसी से लेके 1964 तक का काल। ये हमारा आ जाता है कि इसमें आ जाता है हिस्टोरिकल काल में। अब मैंने क्या किया कि प्राग ऐतिहासिक काल को मैंने फिर दोबारा से 3 भागों में बांटा है इसको समझने के लिए, साक्ष्यों के आधार पर जो साक्ष्य मिले हैं। तो 3 भागों में अगर मैं बांटता हूं तो इसमें देखोगे तो पुरा ऐतिहासिक काल की बात हुई है, पुरा पाषाण काल की बात हुई है, मध्य पाषाण काल की बात हुई है और नव पाषाण काल की बात हुई है। आप यहाँ पे देखोगे कि पुरा पाषाण काल में क्या हुआ था। पुरा पाषाण काल के कुछ आपको स्थल बता देता हूं मैं। एक स्थल है बोरा नाम का। किस नाम का है? बोरा। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये पुरा पाषाण काल का स्थल है। एक स्थल है हथनौरा।
हथनौरा की बात कर लेता हूँ, ये एमपी में पड़ता है, मानव खोपड़ी मिली है यहाँ से। तो ये जो स्थल है ये क्या है, यहाँ पे पुरा पाषाण काल के हैं। अगर इस काल में मानव के बारे में देखा जाए तो मानव यहाँ पे क्या था, आखेटक था। क्या काम करता था, आखेटक, जिसको हम बोलते हैं हंटर, ठीक है, हंटर का काम करता था। और खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक मतलब फूड कलेक्टर। फूड कलेक्टर का काम करता था, मतलब क्या करता था, शिकार करता था और अपना खाना इकट्ठा करता था, बस यही काम करता था पुरा पाषाण काल में। अब बात कर लेता हूँ मध्य पाषाण काल की। और इसकी अगर काल की बात करते हैं तो हम ये काल माना जाता है कि आपका 9000 बीसी तक का काल जो माना जाता है, उसमें ये माना जाता है 4000 बीसी तक का काल, ठीक है। अज्ञात से लेके 9000 बीसी तक 4000 के बीसी तक का काल माना जाता है। मध्य पाषाण काल की बात कर लेता हूँ। मध्य पाषाण काल में हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में क्या हो गया था कि यहाँ पे भी मानव तो आखे तक ही था। क्या था यहाँ पे, आखे तक ही था। आखे तक ही था। उसके साथ साथ क्या करने लग गया था, पशुपालन भी करने लग गया था। तो आखेटक और पशुपालन ये आ गया था आपके मध्य पाषाण काल की बात कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल की बात कर लेता हूं। और इसके अगर स्थलों की बात सुनो तो आपने सुने होंगे आदमगढ़, ये पड़ता है एमपी में। ये मध्य पाषाण काल है। यहाँ पे क्या मिला है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और एक आपका स्थान आपने सुना होगा बागौर, ठीक है, बागौर, ये कहाँ है आपका, राजस्थान में ही है, भीलवाड़ा जिले में। यहाँ से भी क्या मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये काल कौन से काल की बात है, ये मध्य पाषाण काल की बात की गई है। और तीसरा आपका काल है यहाँ पे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की बात कर लेता हूँ। नव पाषाण काल में क्या था कि मानव अब हो गया था फूड प्रोसेसर। क्या हो गया था, फूड प्रोसेसर, मतलब कृषि के साक्ष्य मिले। अब वो फूड को प्रोसेस करने लग गया था, ठीक है। फूड को कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं, नवपाषाण काल के, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, ये बलूचिस्तान में है। कहां पर है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और आपका एक स्थान है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा ये यूपी में पड़ता है, भारत में ही। यहाँ से क्या है, धान के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल के। ये दो स्थल हैं हमारे, किसके हैं, ये नवपाषाण काल के दो स्थल हैं। आपको समझ में आ गए होंगे। और जो नवपाषाण काल की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आविष्कार था, वो था यहाँ पे पहिए का आविष्कार हुआ था। किसका हो गया था, पहिए का आविष्कार। और आप जानते हैं मानवीय इतिहास में आग और पहिए के आविष्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। पहिए के आविष्कार ने मानवीय जिंदगी को ही बदल के रख दिया था। मानवीय जिंदगी एक तरह से क्या डेवलपमेंट के शिखर पे पहुंचने लगी थी। पहिए से एकदम से गति पकड़ ली थी मानवीय विकास ने। तो ये मैंने आपको बात समझाई है थोड़ी सी, किसकी किसकी बातें समझी हैं आपने यहाँ पे, ये बातें समझी हैं आपने इसकी प्राग ऐतिहासिक काल की। मैंने 3 कालों में पढ़ा, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल की बात कर लेते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी से लेके और 600 बीसी तक का काल है। 600 बीसी तक के काल में इसमें 2 सभ्यताएं हमारे सामने आती हैं। 2 सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, एक तो आप बहुत वेल नोन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन हमेशा किसी भी एग्जाम में आपको इससे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। और दूसरी आपकी है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है, ठीक है। वैदिक सभ्यता में क्या हुआ था, वैदिक सभ्यता के 2 काल है। 2 कालों में ऑलरेडी मैंने फिर दोबारा से इनको क्या है, डिवीजेशन किया। एक तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक का काल जो माना जाता है वो है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। और उत्तर वैदिक काल का माना जाता है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। तो ऋग्वैदिक काल में जैसा कि आपको पता है, ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था, ऋग्वेद की क्या हुई थी, यहाँ पे ऋग्वेद की रचना हुई थी ऋग्वैदिक काल में। और आपने सुना होगा सभा,
विदत, जन, गोत्र, जो ऐसी चीजें थी वो ऋग्वैदिक काल में शुरू हो गई थी भारतीय इतिहास में। ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे शुरू हो गई थी? ऋग्वैदिक काल में। और क्या हो गया था यहाँ पे, एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट मिली है वो मिली थी कि यहाँ पे घोड़े को क्या किया गया था? घोड़े को पालतू बनाया गया। घोड़े को यहाँ पे सबसे पहले घोड़े के पालतू होने के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के साक्ष्य कहीं कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिले हैं, लेकिन वहां पे क्या है, घोड़ा पालतू था, इस बात का कोई भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में घोड़ा क्या हो गया था? एक पालतू जानवर के रूप में हो गया था। उत्तर वैदिक काल की बात करता हूँ तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था? जो हमारे जो बचे हुए तीन जो वेद हैं हमारे, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन तीनों ग्रंथों का कहाँ पे उत्तर वैदिक काल में क्या हुई थी? इनकी रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल के ही। और उत्तर वैदिक काल का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है जो आपसे पूछा जाता है वो है कर निर्धारण। कर निर्धारण की बात यहाँ पे की गई है। आपने देखा हो जो टैक्स लगता है, टैक्स सबसे पहले उत्तर वैदिक काल से ही चला था। विकास के लिए जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट जनता के ऊपर, वो टैक्स की शुरुआत हम कहाँ पे देखते हैं? उत्तर वैदिक काल से देखते हैं। तो इतनी बात आपको आधे ऐतिहासिक काल की बात आ गई हो तो आगे चलते हैं हम। और आगे हमारा बनता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल को फिर दोबारा से मैंने 3 भागों में बांटा है इसको अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए। तो 3 भाग आप जानते हैं। प्राचीन भारत है, ये 600 बीसी से लेके कहाँ तक जाएगा? 600 बीसी से लेके 712 ईस्वी तक। 712 ईस्वी में क्या हो गया था? हर्षवर्धन का आपने सुना होगा, हर्षवर्धन के साम्राज्य तक बात होती है। और फिर हर्षवर्धन से शुरू होकर होता है आपका मध्य भारत, मिडवेल हिस्ट्री की बात होती है। और ये कहाँ तक चलती है? औरंगजेब तक। ठीक है, औरंगजेब तक चलती है। और ये औरंगजेब के बाद भारत की स्वतंत्रता तक यहाँ से चलती है आधुनिक भारत में। और आधुनिक भारत आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत से बनते हैं इतिहास के। तो आपको ये तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। तो इतनी बात आपको इतिहास के क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताई है। आपको कितनी समझ में आई है वो मुझे जरूर कमेंट में बताना। आगे मैं बात करूंगा, आगे हम बात कर लेते हैं इतिहास का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लेता हूं मैं। और वो टॉपिक है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की बातें मैं करूंगा आपके साथ। तो सिंधु घाटी सभ्यता को देखो, जॉन मार्शल कौन थे उस समय में? जॉन मार्शल हमारे पुरातात्विक जो विभाग था उसके महानिदेशक थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल क्या कर रहे थे? पाकिस्तान में क्या कर रहे थे? वहां पर वो रेलवे लाइन डर रही थी, और रेलवे लाइन की खुदाई के समय में वहां पे हड़प्पा नाम का शहर सबसे पहले मिला था। प्रारंभ में इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ही रखा गया था, लेकिन बाद में जॉन मार्शल ने ही इसका एक लंदन वीकली नामक पत्रिका में, क्या नाम था? लंदन वीकली नामक पत्रिका में इसका नाम क्या दे दिया? सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया। जॉन मार्शल ने लंदन वीकली नामक सब पत्रिका में क्या दिया था? इसका नाम क्या दे दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने यहाँ पे मैप से समझाने की कोशिश की गई है। इसका सबसे उत्तरी जो शहर की बात की जाती है, साइट से दी रखी है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सबसे उत्तरी जो साइट दी जाती है वो है माडा। क्या है? माडा। कौन सी? चिनाब नदी के तट पर है ये। चिनाब नदी के तट पर है माडा। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर पड़ता है। ये सबसे उत्तरी शहर अभी तक का सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका आलमगीरपुर। ये आपका मेरठ पड़ता है, यूपी में मेरठ के पास, हिंडन नदी के किनारे पर। कहाँ पे पड़ता है? हिंडन नदी के किनारे पर। ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो इतनी बात आपको, ये पूर्वी शहर है हमारा। और आप बात कर लेता हूँ आपका इसका सबसे पश्चिमी शहर पाकिस्तान में पड़ता है, और उसका नाम क्या है? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर है, ये सबसे पश्चिमी शहर है। सबसे पश्चिमी शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का। और सबसे पश्चिमी शहर कहाँ पर है? और ये कौन सी नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो ये हो गया आपका सबसे पश्चिमी शहर। और अब अगर दक्षिणी की बात कर लेता हूँ तो दक्षिणी शहर है आपका दैमाबाद।
दैमाबाद है, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मैंने अभी आपको समझाया है। एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और इसका काल की बात करते हैं तो इसका काल सर्वमान्य क्या माना जाता है? 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक का काल माना जाता है। तो ये बात हो गया। उस सबसे उत्तर में कौन सा है? माडा। सबसे दक्षिण में कौन सा है? दैमाबाद। सबसे वेस्ट में कौन सा है? सुतकोंगेडोर। और सबसे पूरब में कौन सा है? आलमगीरपुर, मेरठ के पास पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। ये आपके क्या हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तारित साइट्स हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट की बात करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता की। जो इंपॉर्टेंट साइट हैं उन साइटों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस कौन सी साइट पे कौन से साक्ष्य, कौन से एविडेंस हमको मिले हुए हैं। तो उन एविडेंस के बारे में भी क्या है, क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने कुछ साइट आपको दी हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। जो मैं साइट यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कुछ साइट, इसमें से 7 ये वो साइट हैं जो सप्त नगरीय साइट का बोला जाता है। सप्त नगरीय जो शहर है सिंधु घाटी सभ्यता के, उनको नगर के रूप में जाना जाता है, महानगर के रूप में आपको जाना जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? एक तो ये नगरीय सभ्यता थी, एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, नगरीय मतलब सिटीजन। ठीक है, और दूसरी बात ये थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन। कांस्य युगीन की बात करते हैं तो कांस्य युगीन कैसी होती है? कांस्य क्या है? कांस्य एक मिश्र धातु है। किससे मिलकर बनी होती है? तांबा प्लस टिन। तांबा प्लस टिन की। तांबा जो इस जमाने में कहां से मिलता था? खेतड़ी से। इस जमाने में खेतड़ी राजस्थान से मिलता था। और टिन को क्या करते थे? अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। टिन आता था अफगानिस्तान से। सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूँ, कांस्य युगीन सभ्यता है और कांस्य तांबा प्लस टिन है। टिन कहाँ से मिलता था? खेतड़ी से, झुंझुनू में, राजस्थान में पड़ता है। और टिन को कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। और इन दोनों धातुओं को मिलाकर कांस्य के बर्तन यहाँ पे बनाए जाते थे। कांस्य के बहुत सारे बर्तन और बहुत सारे आइटम यहाँ पे यूज किए जाते थे। तो हड़प्पा सबसे पहला खोजा हुआ शहर है, आपको ये समझ लेनी चाहिए। सबसे पहला हड़प्पा है। इसको क्या बोलते हैं? तोरण नगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोरण नगर। ठीक है, टीले वाला था। इसकी अवस्थिति आपको पता है, माउंट गोमरी पाकिस्तान में पड़ता है। खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, 1921 में की थी। और रावी नदी के तट पर है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। रावी नदी के बाएं किनारे पर हड़प्पा शहर बसा हुआ है। हड़प्पा शहर से क्या मिला है? कांस्य दर्पण। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ मिला है, कांस्य का दर्पण, मिरर। ठीक है, कांस्य दर्पण मिला है हमें हड़प्पा से। कांस्य दर्पण मिला है। ठीक है, कहाँ से? हड़प्पा से। आगे बात कर लेता हूँ किसी दूसरी साइट की। दूसरी साइट की बात करता हूँ, आगे देखेंगे हम। तो दूसरी साइट है हमारी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपको पता है, मोहनजोदड़ो का भी कहाँ है? पाकिस्तान में ही अवस्थित है। स्कीलर का नाम है। और राखलदास बैनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में। सिंधु घाटी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। दाएं किनारे पे बसा हुआ नगर था सिंधु घाटी सभ्यता की। और यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें मिली, जैसे स्नानागार, महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं। तो आप ये देख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी विकसित सभ्यता थी कि यहाँ पे विद्यालय थे, स्टेडियम थे, इस तरह की चीजें थी। तो यहाँ पे मिली हुई है। एक सील मिली हुई है मार्शल साहब को यहाँ से। उस पे क्या है? उस पे सील पे क्या दिखाया गया है? सील पे दिखाया गया है कि एक आदमी किससे लड़ रहा है? टाइगर से लड़ता हुआ आदमी दिखाया हुआ है। तो इससे ये चलता था कि जो बेबीलोनिया की जो सभ्यता थी वहां से उस सील के तार जोड़े गए हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो संबंध था, वो आदान प्रदान था, आयात निर्यात था, वो बेबीलोनिया तक फैला हुआ था। तो इस तरह की चीजें हमें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से मिली हैं। आगे बात कर लेता हूँ मैं अगली साइट की। अगली साइट हमारी धोलावीरा। धोलावीरा जानते हैं हम कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और धोलावीरा को सबसे सुंदर नगर माना जाता है, सुंदर नगर। ठीक है,
सबसे सुंदर माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का इसको। और इसकी खोज कब की थी? 1967 में की गई थी जगपति जोशी द्वारा। और आपको पता होगा तो जुलाई 2021 में, जुलाई 2021 में इसको क्या किया है? यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है, विश्व धरोहर में इसको शामिल कर लिया है। इसको? धौलावीरा को। तो धौलावीरा आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, इसकी अगली साइट की बात करता हूँ। और अगली साइट है आपकी बनवाली। कहाँ पे पड़ती है? ये भारत में ही हरियाणा में स्थित है बनवाली। इसके खोजकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट इसके खोजकर्ता हैं 1973 में। रंगोई नदी इसके किनारे बहती है। ये कालीबंगा के पास ही पड़ता है, उसी एरिया में इसको पड़ता है। यहाँ से क्या हुआ? मिट्टी का हल। क्या मिला है आपको? मिट्टी का हल। सड़क पर पहिए के निशान, जो सड़क है उस पे पहिए के निशान भी मिले हुए हैं। ये सारी चीजें कहाँ पे मिली हुई हैं? बनवाली से मिली हुई हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पुटअप होता है कि आपके मिट्टी का हल कौन सी साइट से मिला है, कौन से नगर से सिंधु घाटी सभ्यता से मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं? तो वो कहाँ से मिले हैं? बनवाली से मिले हैं। कहाँ पड़ता है ये? हमारा हरियाणा में पड़ता है। अगली साइट की बात कर लेता हूँ मैं। अगली साइट है अपनी कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? आप जानते हैं, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली मिट्टी की चूड़ियाँ। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। 1963 में अमलानंद घोष ने इसकी क्या की थी? खोज की थी 1953 में। और यहाँ से क्या क्या चीज मिली है? यहाँ से मिला है जुता खेत, जुता हुआ खेत। और क्या मिला है? हवन कुंड मिला है। और आपके क्या मिला है? लकड़ी की नाली यहाँ से मिली है। लकड़ी की नाली यहाँ से मिली है। इस तरह की चीजें कहाँ से मिली? हमने कालीबंगा से मिली हैं। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान की साइट है। ठीक है, राजस्थान में स्थित एक, इसको क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है कालीबंगा को। आगे बात कर लेता हूँ और आगे अगले चलते हैं हम। चहूदड़ो, ये पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत में। ठीक है, इसकी जो खोज की थी आपकी नैनी गोपाल मजूमदार ने की थी 1931 में। ये भी कहाँ है? सिंधु घाटी सब नदी के, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है चहूदड़ो। इसको बोला जाता है औद्योगिक नगर। क्या बोला जाता है? चहूदड़ो को औद्योगिक नगर। इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से जो सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं वो औरतों के मेकअप के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? औरतों के मेकअप के साक्ष्य मिले हैं। इनमें लिपस्टिक, पाउडर और एक चित्र मिला है यहाँ से, कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा करना। एक ऐसा चित्र मिला है जिसमें एक कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है। ये चहूदड़ो की बात हो गई। क्या है? औद्योगिक नगर है। यहाँ पे ज्यादातर इंडस्ट्री थी और इंडस्ट्री फिर यहाँ से क्या होता था? दूसरी जगहों के लिए यहाँ से सामान जाता था। औरतों के लिपस्टिक, काजल, बिंदी, ऐसी सामान यहाँ से ज्यादा मिले हैं। अगली साइट की मैं बात कर लेता हूँ। अगली साइट है हमारी लोथल। लोथल के बारे में आप जानते हैं, गुजरात में है। कौन सी नदी है? भोगवा नदी के किनारे है। कई बार पूछा जाता है लोथल के उनसे नगर के भोगवा नदी के किनारे। 1955 में इसकी किसकी? रंगानाथ राव ने इसकी खोज की थी। अहमदाबाद में पड़ता है लोथल। तो लोथल में क्या है कि इसको जाना जाता है ट्रेडिंग सिटी के रूप में। किसके रूप में? ट्रेडिंग सिटी के रूप में। ट्रेडिंग सिटी मतलब व्यापारिक नगर। मैं कहूं तो इसको क्या बोलेंगे? व्यापारिक नगर। यहां से गोदीवाड़े के साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा मतलब यार्ड, शिप यार्ड। ठीक है, शिप यार्ड जो जाते हैं यहाँ पे मिलते हैं, वो आपको मिले थे। तो यहाँ पे क्या होते थे? पानी के जहाज आके खड़े होते थे, उनके यहाँ पे उपचार भी होता था और यहाँ से व्यापार होता था। व्यापारिक नगर था एक तरह से कहो तो। आज के जमाने का बंदरगाह था जो सबसे ज्यादा यहाँ पे व्यापार के साक्ष्य मिले हैं।
और जो हमारी पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है कि पूरी की पूरी व्यापार पर टिकी हुई सभ्यता थी। व्यापार बहुत उन्नत किस्म का होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे इसकी अगली साइट की बात कर लेता हूँ। अगली साइट है हमारी सुतकोटदा। सुतकोटदा भी अब गुजरात में पड़ता है, कच्छ में। यहाँ से इम्पोर्टेंट बात यह है कि जगपति जोशी द्वारा इन्होंने इसकी खोज की थी 1964 में। घोड़े की हड्डी की साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कई बार पूछा जाता है, घोड़े की हड्डियां मिली हैं यहाँ से, तो इतना निश्चित हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े थे। लेकिन वो पालतू थे या नहीं, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो पर घोड़े की हड्डी तो यहाँ से मिली है। और आपका क्या मिला, कलश समाधान मिला है। कलश समाधान के साक्ष्य हमें कहाँ से मिल गए हैं, ये हमारे सुतकोट जो गुजरात से मिल चुके हैं। इतनी चीजें हमें यहाँ से मिल चुकी हैं। तो ये मैंने आपको लगभग 8 साइट पढ़ाई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके साक्ष्यों के रूप में ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बात कर लेता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो उस इंपॉर्टेंट बातों को देखो, यहाँ पे देख लेते हैं एक एक करके। जैसे कि क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। सबसे ज्यादा जो प्रभावी काम था हड़प्पा सभ्यता का वो क्या था, जल निकासी प्रणाली। उस जमाने में जो थी सड़कें समकोण पे काट रही हैं और जल निकासी के लिए जो नालियां थी वो पटी हुई थी। तो कैसी थी, पटी हुई थी, ओपन नहीं थी। और उनमें जगह जगह उनका कचरा निकालने के लिए उसमें कुंड बने हुए थे। तो इतनी उन्नत किस्म की जो नगर व्यवस्था थी वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि यहाँ पे क्या थी कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत उत्तम थी। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों में प्रमुख विशेषता है। देखो, अन्न भंडार किस लिए किए जाते थे उस जमाने में, आप जानते हो अकाल के लिए कोई भी उपाय नहीं थे। तो हर शहर में, हर जो महानगर थे हड़प्पा सभ्यता के, वहां पे घरों में अन्न भंडार जरूर मिलते थे जो कि उनकी आपातकालीन स्थिति में उनकी सहायता करते थे। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी, तो आपने ये पढ़ लिया होगा, द ड्रेन सिस्टम इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज वेरी इफेक्टिव। The construction of the granary was the main feature of the cities of the हड़प्पा civilization। ठीक है, तो अब बात करते हैं द ह्यूमंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट स्टार्टेड द कल्टीवेशन ऑफ द कॉटन। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, सर्वप्रथम कपास की खेती शुरू की गई थी। आप जानते हैं कॉटन बहुत इम्पोर्टेंट रहा है भारत के लिए। स्वतंत्रता पूरे ऐतिहासिक काल में कॉटन कितना, कपास इतना इम्पोर्टेंट रहा है। अंग्रेजों ने भी यहाँ से क्या, कपास का निर्यात करके अपने यहाँ पे कॉटन के जो उद्योग, लघु कुटीर उद्योग थे उनको बर्बाद किया था। और कपास को सिंधु घाटी सभ्यता में क्या बोला गया है, सिंडन बोला गया। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि कपास को क्या बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंडन के नाम से जाने जाते थे। और कॉटन किसी भी व्यवस्था के लिए, वस्त्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो आगे बात कर लेता हूँ उसकी और एक फीचर की इम्पोर्टेंट, कि तांबा राजस्थान के खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टिन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था। ये बात मैंने आपको बताई दी है कि जो तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान है, आज भी है, जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहां से क्या मिलता था, तांबा मिलता था सिंधु घाटी सभ्यता को। और जो टिन है वो कहाँ से लाया जाता था, वो लाया जाता था। और इन दोनों को मिला के कांस्य धातु के बर्तन बनाए जाते थे, कांस्य के औजार बनाए जाते थे, और क्या बनाए जाते थे। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, सिंधु घाटी सभ्यता में हथियार बहुत कम मिले। हथियार नहीं मिले तो इनको हम बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, शांतिपूर्वक जिंदगी जीने वाले लोग थे यहाँ पे, और समन्वयवादी लोग थे। शांतिपूर्वक जिंदगी जीते थे, समन्वयवादी जिंदगी जीते थे। ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की क्या थी, विशेषता थी। तो कौन सी युगीन थी सिंधु घाटी सभ्यता में, सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा, और दूसरा महत्वपूर्ण कुवड़ वाला सांड था। इस तरह की चीजें यहाँ से मिली हैं। कुछ जगह शिवलिंग के भी साक्ष्य मिले हैं। शिवलिंग को योगी मुद्रा के रूप में दिखाया गया, तो ये माना जाता है कि शिवलिंग की पूजा वहां पे होती थी। शिवलिंग की और योनि पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में चलती थी। इस तरह की बातें मानी जाती हैं। इस तरह से एक मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में एक इंट्रोडक्शन आपको दिया है और हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आपको दिया है।
इस हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के रूप में आपको ये क्लास कैसी लगी, ये आप कमेंट के रूप में मुझे बताएंगे। और इसमें आगे हम जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस के अनुसार आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे, और आपको एक इतिहास की समझ विकसित यहाँ पे हुई होगी कि इतिहास को किस तरह से डिवाइडेशन किया है और किस तरह से कौन से काल में हम कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे, ये समझ है। उसके बाद इतिहास को समझेंगे स्टोरी के रूप में। उसके बाद जो तुम्हारे फैक्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और उन फैक्टों को मैं इम्पोर्टेंट करके आपको दूंगा कि ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट करके, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको रटनी होती हैं। उसके बाद आपको अगर इतिहास की समझ है तो ऑप्शन के थ्रू हम वहाँ पे एक सही आंसर तक पहुँच जाते हैं। तो जो आपको इतिहास की क्लास कैसी लगी इसको मुझे बताना, और मैं कहूँगा कि आपको जगना तो पड़ेगा क्लास में। जैसे मैं टॉपिक बताऊँगा, टॉपिकों के साथ आपको तैयार करके आओगे, क्लास में क्वेश्चन पूछोगे तो क्लास और अच्छी होगी। क्लास एक तरफा नहीं चलनी चाहिए, क्लास में क्या क्वेश्चन जब होते हैं तो क्लास में और भी अच्छी पढ़ाई होती है। तो ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और मैं जाते जाते आपसे ये कहूँगा कि उसी का है समंदर उसी के ही किनारे, जो तला तुमसे भर के दो हाथ मारे, और उठ जाओ अब तुम मंजिल पुकारे, कब तक चलोगे किनारे किनारे। थैंक यू।